जय हिंद दोस्तों। तो आशा है आप सब लोगों के चेहरों पे मुस्कान होगी। यह MPPSC पर आधारित एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम है और हम आज इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है आयोग। तो इसके संबंध में आपको मैं महत्वपूर्ण 3 बातें बता देता हूं। पहला तो ये कि आज आप अगर आयोग मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो देखते हैं तो आप इस पूरी वीडियो को छोड़ नहीं पाएंगे। आपका इसके साथ अपने आप एक कनेक्शन हो जाएगा और आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे और आयोग को समझ पाएंगे। दूसरी बात, इसमें केवल समझाना और पढ़ाना नहीं है, इसका मूल उद्देश्य है आयोगों को याद कराना। वीडियो के माध्यम से ही आपके और मेरे वार्तालाप के द्वारा आयोगों को याद कराना, इस बात को आप नोट करें। और तीसरा इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पे 99% की मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आज पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको पेपर में ऐसा के ऐसा मिलेगा। आपका इसमें से नंबर बाहर किसी भी हालत में नहीं जाएगा। बस एक बार आप इसे देखें, समझें और लास्ट तक बस साथ में बने रहें। तो हम शुरू करने वाले हैं। तो टोटल मिला के जो है MPPSC प्री की 10वीं यूनिट में 16 आयोगों का वर्णन किया गया है और हमको इनको इस प्रकार से अपने दिमाग में, इस प्रकार से अपने सिर में समझना है कि हम एक कड़ी के द्वारा पूरे आयोगों को पकड़ पाए। तो मैं सबसे पहले आपको इनके नाम जो है वो याद कराने की कोशिश करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो आयोग आपका निकल के आता है वो बताया है इलेक्शन कमीशन या फिर भारत निर्वाचन आयोग। तो ये भारत की सबसे बड़ी बॉडी है जो चुनाव संपन्न कराती है और इसका नाम क्या है? भारतीय चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन। दूसरा इसके बाद जो दिया है वो दिया है राज्य स्तर पे राज्य निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग को अगर हम बड़ा समझे तो उसका जो छोटा है, उसका जो सूक्ष्म लघु रूप है वो क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग, जो राज्य स्तर पर आपके चुनाव करवाता है, जो पंचायतों के और नगर पालिकाओं के। इसके बाद तीसरा जो दिया है वो दिया है UPSC, जिसकी कहीं ना कहीं हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद दिया है MPPSC या राज्य लोक सेवा आयोग, जिसमें हम तैयारी में अभी अध्ययनरत हैं। तो 4 आप समझ चुके हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग, फिर राज्य स्तर पर चुनाव आयोग, फिर केंद्रीय स्तर पर, संघीय स्तर पर, बड़े स्तर पर अखिल भारतीय सेवाओं के लिए UPSC और फिर MP स्तर पर MPPSC या अन्य राज्य स्तरों पर राज्य लोक सेवा आयोग। इसके बाद अगला जो आता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है क्या? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये 5 नाम आप समझ चुके हैं। इसके बाद अगला आता है आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग कहीं ना कहीं विराम देता है। 5 सबसे पहले महत्वपूर्ण आयोगों का आना, उसके बाद नीति आयोग में हम विराम लेते हैं और इसके बाद जो अगला चरण है वो दूसरे आयोगों का चालू होता है। तो उसमें सबसे पहले दिया है मानव आयोग। क्या है? मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग अर्थात सभी को विस्तृत रूप से लेने की कोशिश की गई है। स्त्री पुरुष जाति जनजाति मतलब सभी मानवों को लेना, उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया आयोग। अब इन्हीं मानवों में जो सबसे पहली फर्स्ट श्रेणी में आती है वो कौन है? महिला। तो इसके लिए दूसरा अगला आयोग कौन सा है आपका? राष्ट्रीय महिला आयोग। मानव के बाद में महिला मतलब फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। फिर महिला के साथ जुड़ा हुआ रहता है क्या? शिशु, बाल या फिर बच्चा, तो फिर बाल संरक्षण। मानव अधिकार, महिला अधिकार, महिला आयोग और उसके बाद में बाल संरक्षण आयोग, फिर होता है आपका बच्चा। फिर हम लोगों के द्वारा बच्चों को क्या सिखाया जाता है? कौन ST है, कौन SC है, कौन OBC है, किससे चेटना है, छुआछूत वगैरह। तो गलत मानसिकता बच्चे में पैदा करना। तो हम समझे, सबसे पहले आपका आया मानव अधिकार। मानवों में महिला भी आती हैं, महिलाओं में बच्चे आते हैं फिर, और बच्चों को फिर सिखाया जाता है छुआछूत। तो हम इसका अंदाजा लगाएंगे कि फिर आता है आपका अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और फिर आता है आपका OBC या फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये अंतिम क्रम के आयोग जो एक साथ जुड़े हुए हैं। अब लास्ट के जो महत्वपूर्ण आयोग हैं तो इसमें आता है आपका कौन सा? सूचना आयोग, फिर सतर्कता आयोग। जिसके पास सूचना है वो सतर्क है, जिसके पास सूचना है वो बचेगा, वो सतर्क रहेगा। सूचना और सतर्क। लास्ट में आपका आता है NGT, जिसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी बोला जाता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है। और सबसे अंतिम में, सबसे आखिरी में आता है जिसका नाम क्या है? आपका फूड प्रेजेंटेटिव कमीशन या फिर खाद्य सुरक्षा
आयोग। तो आप लगभग लगभग समझ चुके हैं। सबसे लास्ट में आपका आता है जो है खाद्य संरक्षण आयोग, वह उससे पहले जो आता है आपका वो है एनजीटी। सूचना और सतर्कता एक साथ जुड़ी हुई हैं। मानव अधिकार के साथ आता है महिला के साथ बाल संरक्षण, फिर एसटी एससी और ओबीसी। नीति आयोग पे हमने विश्राम लिया था। सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग, फिर राज्य स्तरीय के चुनाव आयोग, फिर यूपीएससी, फिर एमपीपीएससी और फिर सीएजी। तो आशा है आप सब इनको याद कर चुके हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप लीड, पेन, कॉपी, कागज कुछ भी ना उठाएं, केवल एक बार सुने और पूरा जो है वो बाजीगरी हमको पूरा जो है समझने का मैटर कहां से करना है, दिमाग से। तो आशा है आप सब लोग नाम याद कर चुके हैं और हम पहले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा ये निकल के आता है कि इन आयोगों के सिर्फ नाम के अलावा हम कैसे इसकी एक धागे को पकड़ के इसके पूरी जो है वो माला को पूरा करें। तो सबसे पहले जो आपने पढ़ा है निर्वाचन आयोग, उसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि निर्वाचन आयोग की कुछ डाटा या संख्या वाली चीजें हैं, हम उन्हें देखते हैं और उसके बाद इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। तो निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले इसका आर्टिकल क्या है या अनुच्छेद क्या है। तो इसका आर्टिकल निकल के आता है आपका भाग 15 का कौन सा, आपका भाग 15 का 324। भाग 15 और 324 भाग जरूर याद रखें, वरना क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। तो आर्टिकल 324 आपका जो है 2015 में भी ये क्वेश्चन आया था और भाग कौन सा है, 15। तो मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। एक डिजिट हमने याद की, इसकी एक संख्या हमने याद की कि भाग 15 का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की बातें करता है। 25 में इसके अलावा अनुसूचित मतलब किसी प्रकार का छुआछूत, लिंग, जाति किसी के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, सब लोग खड़े हो सकते हैं, सब लोग वोट डाल सकते हैं। 26 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। तो ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, पर अभी सिर्फ और सिर्फ आप एक याद रखें, कौन सा, 324 क्या है, 15 भाग, जिसमें हम मुख्य चुनाव आयुक्त को समझ चुके हैं। थोड़ा सा अब इसकी हम एक संख्या को और कोशिश करें करने की, तो यह बात करता है त्रिसदस्यीय। माने एक तो इसमें है जो है मुख्य निर्वाचन आयोग, और जो दो सहायक हैं, दो अन्य हैं, उनको सिर्फ कहा जाता है निर्वाचन आयोग। तो जब ये बना तब ये सिर्फ एक हुआ करता था, मुख्य निर्वाचन आयोग, लेकिन बढ़ते हुए कामों को देखते हुए, जिम्मेदारियों को देखते हुए इसमें लगातार परिवर्तित किए गए, इस पर लगातार सवाल उठे, तो उनने इसका स्वरूप कैसा कर दिया है, त्रिस्तरीय। अब होता क्या है आपका, ये एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और इसके साथ में दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, दो सहायक निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये इस प्रकार से कहीं ना कहीं कार्य करता है। आप इसकी आप संख्या समझ चुके हैं, 2। सबसे पहले आपने समझा 324/9 और दूसरा आपने समझा 1 + 2 बराबर 3। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण काम है वो है इसका नियुक्ति। तो नियुक्ति के संबंध में सारे आयोगों में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। सारे आयोग जो केंद्रीय स्तर के हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। सारे आयोग जो राज्य स्तर के हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन कुछ विशेष आयोग निकल के आते हैं जिन्हें सरकार की जिन्हें सीधा जो है वो सरकार कहीं ना कहीं अपने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, या फिर भारत सरकार की अथॉरिटी से वो नियुक्त किए जाते हैं। तो वो जैसे जैसे आएगा हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा इसमें आता है कार्यकाल। तो हम निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय स्तर का 324 में है, भाग 9 में इसका भाग 15 में इसका वर्णन है। त्रिसदस्यीय इसकी संरचना है 1 + 2 के रूप में। अब अगर इसके कार्यकाल की हम बात करें तो इसका जो एक्चुअल कार्यकाल है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, वो 6 वर्ष और 65 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है और 65 वर्ष अधिकतम आयु रहती है। अगर 6 वर्ष से पहले भी 65 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा मतलब अपने पद से पृथक कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो आता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से थोड़ा सा कम है। ये 6 वर्ष और 62 वर्ष के लिए है। आशा यह की जाती है कि ये 62 वर्ष में रिटायर्ड होकर पुनः मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में 4 वर्ष की सेवाएं और दे पाएंगे अपने अगले कार्यकाल में। लेकिन सहायक का कार्यकाल कितना है, 62 वर्ष। अब अगला इसके साथ ये बिल्कुल सिंपल निकल के आता है कि इसका कार्यालय कहाँ है। तो सबको पता है कि इसका कार्यालय दिल्ली में है और जो है वो राज्य स्तर पर ये अलग अलग रूप से कार्य करवाता है। मुख्य रूप से ये 6 चुनावों को करवाता है, जिनमें राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव। ये 6 चुनाव इसके मुख्य आधार हैं। और इसके अलावा जो जिले स्तर पे होते हैं जिसमें पंचायत और नगर पालिका, सिर्फ इसी के लिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया है, जो हम अभी देखने वाले हैं। अब इसमें थोड़े से आप नामों को और देख लें, जिससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा उसको समझ पाएं, सुलझ पाएं। तो सुकुमार सेन इसके पहले
वो रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और अन्य महत्वपूर्ण नाम जो पिछले साल पीएससी में अगर आपने नोटिस किया हो तो आया था कि पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला, तो उन महिला का नाम था रमा देवी। तो ये भी हमारे लिए याद है, करने का विषय है। और एक टीएन शेषन, जिनका नाम बड़ा फेमस है, जिन्होंने चुनाव आयोग में बहुत सारे परिवर्तन किए और जो है पूरी चुनाव प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया। इसके अलावा हाल ही में अगर हम नाम देखें तो वर्तमान में जो अभी ताजा नाम निकल के आया है वो है आपका सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा से पहले आप याद रखें कौन थे आपके, सुनील अरोड़ा। तो हमारे लिए सुनील अरोड़ा भी परीक्षा में आ सकता है और सुशील चंद्रा भी आ सकता है। अगर ये दोनों आते हैं तो क्वेश्चन रिजेक्ट की संभावना है और वैसे ये क्वेश्चन विवाद में जाएगा। तो आप जो है क्वेश्चन को उस टाइम देखें, अगर सुनील अरोड़ा अकेले हो तो उसमें निशान लगा दें और अगर ये ना हो तो फिर सुशील चंद्रा तो हमें लगाना ही है। तो आपने याद किया सुशील चंद्रा, चंद्रा माने प्रकाश चंद्रमा। इससे पहले कौन थे, ओपी, तो आपकी सुनील अरोड़ा, तो वो आपको नाम याद है ही। इनसे पहले कौन थे आपके, ओपी रावत, ओम प्रकाश रावत। तो ये 3 नाम होते हैं। उनसे भी अगर पहले हम जाएं तो कौन थे, अचल कुमार ज्योति, तो वो भी प्रकाश के बाद ज्योति आपको याद रहेगा। और उनसे पहले थे नसीम जेदी सर। तो आप कम से कम ये महत्वपूर्ण नामों को याद रखें। अब अगर इनके मुख्य निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के कार्यों की प्रकृति समझे तो ये 3 प्रकार की प्रकृति से कार्य करता है। ये प्रशासनिक स्तर पे भी कार्य करता है, सलाहकारी स्तर पे भी कार्य करता है और न्यायिक अर्ध न्यायिक स्तर पर भी काम करता है। प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक 3 प्रकार की प्रकृति है। तो सबसे छोटा जो निकल के आता है वो है सलाहकारी। सलाहकारी के संबंध में ये राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को इस बात की सिफारिश करता है कि आपातकाल का समय लगभग 1 वर्ष के पूर्ण हो चुका है, राष्ट्रपति शासन का समय लगभग 1 वर्ष के पूर्ण हो चुका है, तो आप यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रयास करें। समझ रहे हैं, जिस भी जगह कहीं राष्ट्रपति शासन लगाए तो सिफारिश करता है कि आप चुनाव करा सकते हैं, माहौल अनुकूल है। दूसरी बात, ये इसका कौन सा कार्य हुआ, सलाहकारी, मतलब सलाह देना राज्यपाल को या राष्ट्रपति को। दूसरा, ये अयोग्यता के प्रश्न पे, अगर विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या किसी प्रकार का विवादित है तो उसके संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है, और लोकसभा में अगर कोई ऐसा मामला आता है तो राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये इसके परामर्शदायी सलाहकारी काम है। न्यायिक या अर्ध न्यायिक इसके कार्यों की हम बात करें तो चुनाव के संबंध में होने वाले किसी भी विवाद को ये सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे झगड़ा होना या फिर चिन्ह को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत आना या फिर किसी प्रकार का गलत हलफनामा जमा हो जाना, तो उसके संबंध में ये न्याय की भी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ये न्यायिक शक्ति। तीसरा जो निकल के आता है वो प्रशासनिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत ये बंधा हुआ है जिसमें हमने देखा है कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया की तिथि की घोषणा करना, आचार संहिता को लागू करना और मतदाता सूची से नामों को निकालना या जोड़ना, चुनाव घोषणा पत्र तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय दलों की जो है वो घोषणा करना। तो इस प्रकार के सारे प्रशासनिक कार्य भी ये नियंत्रित करता है। तो 25 जनवरी को चुनाव आयोग दिवस, चुनाव मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 से ये प्रारंभ हुआ है और जो है वो भारत में लगातार चलता आ रहा हुआ है। तो 25 जनवरी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। तो मैं एक ओवरव्यू देने में लगभग पूरा हुआ हूं, आप इसको समझ चुके हैं। मैं जल्दी से 1 सेकंड में इसका फाइनल रिवीजन कर देता हूं जिससे जो है आपका ये फाइनल हो जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जा रही है। ये संविधान के भाग कितने में है, 15 में है, 324 आर्टिकल है। 3 सदस्य ही है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त। मुख्य का कार्यकाल 65 वर्ष है, बाकी दोनों का 62 वर्ष है। राष्ट्रपति द्वारा दोनों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और संसद द्वारा पूर्ण बहुमत से किसी भी एक सदन में 2/3 और 50% की उपस्थिति के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। सुकुमार सेन सबसे प्रसिद्ध, सबसे पहले थे। टीएन शेषन और भी ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं और पिछले साल पूछा हुआ था रमा देवी, तो वो आने की संभावना कम है। लेकिन नीचे से अगर हम आगे से अगर हम जोड़ें तो हमारे नसीम जेदी सर, अचल कुमार ज्योति, ओपी रावत और इसके बाद में आपके सुनील अरोड़ा और अभी वर्तमान में आपके सुशील चंद्रा। तो ये महत्वपूर्ण नाम आप समझ चुके हैं। 3 प्रकार के कार्य हैं जिसमें अर्धन्यायिक, सलाहकारी और प्रशासनिक। सलाहकारी में निकल के आता है राष्ट्रपति शासन के लिए और अयोग्यता के प्रश्नों पर, और अर्धन्यायिक में जो है मुद्दे सॉर्ट आउट करना, और बाकी सारी प्रक्रिया प्रशासनिक में है। तो आप इसको जो है वो सुने और समझे। मुझे लगता है आपको ये याद हो चुका होगा। अगला आता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो पंचायतों के गठन के बाद ये प्रश्न उठता है कि अब पंचायतों के लिए अलग से एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। अगर हम मेंस पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और ज्यादा जानेंगे कि आवश्यकता कैसी है और वर्तमान में इसके संदर्भ में क्या चल रहा है, किसको हटाया जाए। वैसा कर सकता है, बार बार अलग अलग हमको सूचियां बनाने की जरूरत पड़ती है।
लेकिन उस स्थिति को देखा जब जैसे ही पंचायतों का 92-93वां संविधान संशोधन, 73-74वां संविधान संशोधन होता है 92-93 में, तो पंचायतों के साथ इसकी घोषणा कर दी जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके लिए पुनः संविधान में आपका 243 के अंतर्गत कौन सा के, इंग्लिश का वर्ड आएगा के, और अगर हिंदी का आता है तो आएगा टा। तो 243 के रूप में निर्वाचन आयोग का गठन होता है राज्य स्तर पर, राज्य निर्वाचन आयोग, और ये संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 से संबंध है। कार्यकाल की अगर बात करें तो संख्या अगर हम पहले देखें तो संख्या ये एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और कार्यकाल की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में एक अनोखा फिगर है, 6 वर्ष और 66 साल। ऊपर वाला 65 था और बे से करें तो 65, लेकिन ये कितना है 66, समझ रहे हैं। तो 6 साल का कार्यकाल, और अगर फाइनल जाते हो तो 66 साल तक आप जा सकते हो। नियुक्ति की अगर बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य स्तर का, इसलिए राज्यपाल नियुक्ति करेगा। हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो सबसे पहले रहे हैं उनका नाम क्या है, हमारा एनबी लोहानी। एनबी लोहानी वर्तमान आप जानते हैं बसंत प्रताप सिंह, इनसे पहले परशुराम सर थे, और उनसे पहले कौन थे, रायजादा सर। तो ये थोड़ा सा आप नामों को याद रखें, बीच के कुछ और महत्वपूर्ण नाम हैं, कभी हम एक फाइनल वीडियो में पूरे निर्वाचन आयोग के नाम याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप रायजादा, परशुराम सर और जो है वो वर्तमान में बीपी सिंह, बसंत प्रताप सिंह सर का नाम कम से कम याद रखें। तो इसके कार्यों की अगर बात करें तो ये भी वही 3 स्तर के कार्य कर सकता है कि राज्यपाल को सिफारिश भी करता है कि चुनावों की स्थिति करवाई जा सकती है, अनुकूल है। न्याय के संबंध में भी अर्धन्यायिक काम भी करता है, विवादों को निपटाने का, चिन्हों के आवंटन, पूरे काम लिस्ट बनाना, प्रशासनिक को, कलेक्टर को निर्देश देना प्रशासन के रूप में, वह पूरे कार्य भी करता है। तो कार्यों को आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह ही समझ सकते हैं, और 3 प्रकार के कार्य इनके रहते हैं। अगला इसके बाद निकल के आता है यूपीएससी, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में जो आयोग गठन हुआ है। तो यह जो है वो सबसे पुराने आयोगों में से एक है, और 1926 में लगभग इसकी नींव रखी जा चुकी थी, लेकिन समय के साथ साथ ये संघीय और केंद्रीय होकर वर्तमान में जो है हमारे साथ है, और संविधान में इसे अपनाया भी गया। तो भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के जनक जो है वो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। इस बात की चौखट के रूप में जो है अखिल भारतीय सेवाओं को देखा जाता है। और अब हम अगर आयोग की बात करें तो यूपीएससी 315, आई थिंक पिछले साल ये क्वेश्चन शायद आया था या फिर इससे पहले आया था, तो 315 में है यूपीएससी, और इसके लिए जो भाग है वो है भाग 14 और 315 इसका आर्टिकल है। अब दूसरा निकल के आता है कि सदस्यों की संख्या या अध्यक्ष, तो अध्यक्ष ऑब्वियसली बात एक रहेगा, लेकिन सदस्यों के लिए संविधान में थोड़ा सा अलग प्रकार से दिया गया है कि इसमें 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। एक अध्यक्ष के बाद आपको इवन ओड इवन के फॉर्मूले में लेना है ताकि वोटिंग सही से हो पाए, या तो 9 सदस्य ले सकते हैं आप या 11 ले सकते हैं। इसके लिए योग्यताओं के लिए संविधान मौन है, फिर भी यह है कि आधे जो सदस्य हैं वो कम से कम 10 साल का राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर अखिल भारतीय सेवाओं में, प्रशासनिक सेवाओं में कार्य अनुभव प्राप्त हो। तो हमने जाना कि सबसे पहले ये 315 में आता है, अनुच्छेद भाग इसका है 14, और ये 1 + 9 या 11 के रूप में है। एज की अगर हम बात करें तो ये कितना है 6 साल इसमें कार्य किया जा सकता है, 65 वर्ष की आयु तक ये पूर्ण कर सकता है। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें अध्यक्ष निकल के आते हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति का जो काम करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यालय दिल्ली में है। तो इसको हम थोड़ा सा और बारीक कर देते हैं कि इसके महत्वपूर्ण नामों को अगर हम जाने तो वर्तमान जो नाम है वो है पीके जोशी सर, ठीक। तो कम से कम आप ये वर्तमान नाम याद रखें। इसके नामों के अलावा जो कुछ इसमें और फैक्ट हैं जानने के लिए वो ये हैं कि जो राज्य स्तर पे इसका स्वरूप है वह भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है जो 315 में है, ठीक, और भाग 14 में है। तो पहली श्रेणी में आता है अखिल भारतीय सेवा, मतलब आपका यूपीएससी। दूसरा आता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, और फिर आता है राज्य लोक सेवा आयोग। तो थोड़ा सा क्वेश्चन डीप में हमसे पूछा जा सकता है कि इनके सदस्यों के प्रमोशन के आधार पर, अगर व्यक्ति संयुक्त लोक सेवा आयोग में सदस्य, अगर व्यक्ति केंद्रीय संघीय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष है तो इसके बाद वह अन्य किसी भी स्तर पर जाने के लिए बाध्य नहीं है। अन्य स्तर पर वह सबसे ऊपर, मतलब इसके सदस्यों में हमेशा प्रमोशन का गुण पाया गया है, किसी भी प्रकार का डिमोशन नहीं किया जाएगा। सबसे नीचे का जो सदस्य है वह अध्यक्ष भी बन सकता है, फिर अगले वाले में भी अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, और ऊपर वाले में भी अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। लेकिन अगर ऊपर से कोई नीचे आता है तो वह अध्यक्ष के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा।
उसको सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं, उसको नहीं बनाया जाएगा। उसकी योग्यता जो है वो बढ़ चुकी है और वह अब केवल और केवल अध्यक्ष बनेगा। तो ऊपर से अगर नीचे कोई सदस्य आता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नीचे आता है तो वह अध्यक्ष के रूप में ही आ सकता है, लेकिन ऊपर अगर कोई भी सदस्य जाता है तो वह जो है प्रमोशन प्राप्त करते हुए जाएगा। तो आप ये एक मोटा सा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। 315 में है और 14 इसका भाग है। 1+9=11 के रूप में हमने देखा हुआ है। 65 साल की आयु तक आपस में काम कर सकते हैं। 1926 में इसका सबसे पहले गठन हुआ और रोज वर्कर साहब इसके पहले थे। स्वतंत्रता के टाइम जो थे वो H.K. कृपलानी और P.K. जोशी जो है वो वर्तमान में है, प्रदीप कुमार जोशी। तो अब अगला जो आता है हमारा MPPSC। इसके कार्यों को भी आप देख ले लोक सेवा आयोग के, क्योंकि कभी हो सकता है कि कार्यों से ऊपर नीचे करके कुछ पूछा जा सके। तो ये राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन कराता है। ठीक, इसके अलावा अन्य मामलों में परामर्श देता है, जैसे जांच के संबंध में, उनके वेतन के संबंध में, उनको अन्य पारितोषिक के संबंध में, प्रशिक्षण के संबंध में। इसके अलावा राज्यपाल अगर सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य स्तर पर भी परीक्षा कराता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करता है और उस स्तर पर भी परीक्षा कराता है। तो इसका मूल काम परीक्षा कराना है। और आरक्षण के संबंध में ये मौन है, क्योंकि ST SC OBC आयोग स्पेशल बनाए गए हैं जो आरक्षण के संबंध में चर्चा करते हैं या बात करते हैं। या आप विशेष याद रखें कि UPSC किसी प्रकार के आरक्षण की ना सिफारिश करता है, ना घटाता है, ना बढ़ाता है। तो आप समझ चुके हैं MPPSC ये हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का, क्योंकि हम जो है वो इसी के सिलेबस के आधार पर ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो निकल के आता है कि ये भी भाग 14 और 315 में है। 1+9=11 का फॉर्मूला ये भी अपनाता है अपने सदस्यों के लिए। लेकिन एज का जो आता है वो आता है 6 और 62, क्योंकि 4 साल ज्यादा दिए जाते हैं इनके सदस्यों को, कम दिए जाते हैं, ताकि ये आगे के लिए भी अध्यक्ष बन सके, सदस्य बन सके UPSC में या कहीं ना कहीं संयुक्त लोक सेवा आयोग में। तो सदस्य या अध्यक्ष की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष, आप समझ रहे हैं, 6 साल और 62 साल का इसका कार्यकाल है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। DV रेगे, रागे भी कहीं ना कहीं लिखा है, DV रेगे इसके पहले हैं। और राजेश लाल मेहरा सर जो है वो वर्तमान में हमारे कर्ता धर्ता है, राजेश लाल मेहरा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि नियुक्ति के संबंध में तो राज्यपाल और वहां पे राष्ट्रपति, लेकिन जब इन्हें पद से पृथक किया जाता है या हटाया जाता है तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आता है कि पहली बात तो ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है, वह जांच करती है और अगर वह सिफारिश करती है, वह दोषी पाती है तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी, जिसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे और उसके आधार पर इन्हें हटाया जाएगा। दोनों स्तर के, अगर आपको राज्य स्तर पर भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाना है तो भी आपको जो है वहां से समिति से जांच करवानी होगी और केंद्रीय स्तर पर तो जांच करना ही है उसे, और इसको मानने के लिए सरकार, राष्ट्रपति बाध्य होंगे। तो MPPSC भी आप समझ चुके हैं। परीक्षाओं की अगर काम की बात करें तो इसके भी वही काम है कि राज्य स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन करना, इसके अलावा चुने हुए परीक्षार्थियों या अभ्यर्थियों लोक सेवकों के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनकी जो है आचार संहिता, उनकी कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अलावा उनकी विभागीय जांच के संबंध में वेतन, पदोन्नति, भत्ते, ट्रांसफर, ये सारे कार्य परामर्श के रूप में करवाती है, लेकिन परामर्श के रूप में कराती है। ठीक है, ये आप याद रखें। अगला जो हमारा, तो हम लगभग दोनों चुनाव आयुक्त को समझ चुके हैं और दोनों परीक्षा आयोग MPPSC और UPSC को समझ चुके हैं। अगला है CAG। तो आम आदमी की जेब का रक्षक, जितना भी टैक्स कलेक्शन किया गया है उसको सरकार किस प्रकार से खर्च कर रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? CAG की। तो 148 में है और पिछले ही साल क्वेश्चन आया था कि CAG के कार्य एवं शक्तियां, तो 149 आर्टिकल की जगह सारे लोगों ने 148 लगा दिया और क्वेश्चन की बलि दे दी। तो ये हमारी उम्मीदें हैं, ये हमारी आशा है कि आप जो है वो चुनाव आयोग के भी 4 से 5 आर्टिकल, उसके बाद UPSC के भी 4 से 5 और कम से कम CAG के भी 4 से 5, तो आप कम से कम जो है वो MPPSC पास करना चाहते हैं तो आप आर्टिकल वाला पॉलिटी का तो सेशन निपटा ही दें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 से और 395 तक आर्टिकल याद कर लेते तो आप ये माने आप 2 क्वेश्चन लीड ले चुके हैं। और एक और बात, अगर आपका आर्टिकल परीक्षा में गलत है तो आप ये समझ लें कि आपका सिलेक्शन उस पेपर में किसी भी हालत में होना ही नहीं है। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं अब? CAG पर। तो CAG का 148 से भाग 5 में आता है, जिसमें पूरा संसद और केंद्र और राष्ट्रपति वगैरह आते हैं। एक संस्था के रूप में भी है, व्यक्ति के रूप में भी है, संवैधानिक आधार भी है। इसलिए एक व्यक्ति है होने को तो, लेकिन संस्था का रूप दिया जाता है। बहुसदस्यीय भी बोल सकते हैं, लेकिन वे व्यर्थ है। हम एक सदस्यीय या एक महान व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक संस्था के रूप में देखते हैं। इसी को राज्य स्तर पर सूक्ष्म रूप में हमने ग्वालियर में या अलग अलग राज्यों में स्थापित किया, जैसे हम अन्य नामों से जानते हैं। तो ग्वालियर में जो मोती महल में हमारे लिए काम करते हैं तो वो राज्य स्तर पर CAG है।
और केंद्रीय स्तर पर आप जानते ही हैं जो कि कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मुख्यालय दिल्ली में है। और पहले जो हमारे रहे हैं वो रहे हैं BK नरहरी साहब और वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप गिरीश चंद्र मुर्मू को याद रखें और BK नरहरी आपको याद हो ही चुके होंगे। कामों की अगर बात करें तो लोक लेखा समिति के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इसके अलावा PSQ वगैरह इनके खातों को चेक कर सकते हैं। संचित निधि से जितने भी भारित व्यय किए गए हैं उनको जांच कर सकते हैं। तो कार्यों के संबंध में आप मोटा मोटा जान चुके हैं। तो CAG के संबंध में क्वेश्चन आने की हर साल उम्मीद रहती है। आप इसको थोड़ा सा विशेष रूप से देख लें। मैं एक बार वो जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। 148 आर्टिकल है, 149 में कार्य शक्तियों के बारे में दिया गया है, भाग 5 में है। कार्यकाल की बात करें तो 6 और 65 इनका कार्यकाल देता है। हमारा मोती महल ग्वालियर में जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय है जिसमें राज्य स्तर के लिए काम होता है, और दिल्ली में मुख्य कार्यालय है जहाँ पे काम होता है। इसे लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। कभी कभी चिढ़ाने के लिए इसे वॉचिंग डॉग भी कह दिया जाता है, क्योंकि शक्तियां ज्यादा होने के बावजूद भी सीमित है। रिपोर्ट को जो है पोस्टमार्टम के रूप में देखा जाता है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मेंस में कभी पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में 148 और आप बिल्कुल हल्की हल्की बात है जिसमें गिरीश चंद्र मुर्मू को आप याद रखें। तो अगला आता है नीति आयोग। नीति आयोग को थोड़ा सा विराम के रूप में देखते हैं। नीति आयोग में जो है वो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी इसकी बहुत सारी कहानी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप मुख्य बातें याद कर रखेंगे कि ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। जैसे कि हमने हेडिंग में अगर गौर से देखा हो तो 10th यूनिट यही कहती है कि प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर के आयोग और संवैधानिक एवं संविधिक आयोग। बहुत ही काम की बात सुने आप इसको कि अगर प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर, प्रादेशिक स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के आयोगों में अगर दोनों मिलते हैं और इनके बाद अगर कोई भी निकल के आता है, जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग तो प्रादेशिक भी है और राज्य एक सेंट्रल लेवल पे ही है, तो इसके मुकाबले आप उनको ज्यादा देखें जो एक लोते हैं। जैसे सूचना की बात, जैसे सतर्कता आयोग है, वह सिंगल है, उसकी आने की उम्मीद ज्यादा है क्योंकि वो सेंट्रल पे है। आप दोनों बात को समझ रहे हैं कि इसमें आप अंतर समझने की कोशिश करें। अगर बात होती है प्रादेशिक और राष्ट्रीय, तो हमारे लिए बेहतर कौन है, मुख्य कौन है, महत्तम कौन है? जो शीर्ष स्तर पे है, जो एक लोता है। आप समझ रहे हैं, जैसे नीति आयोग भी थोड़ी सी बात करता है, सतर्कता आयोग भी बात करता है, NGT भी बात करता है, तो ये अपने आप में ऊपर हो जाते हैं, बाकी तो है ही। दूसरा है आपका संवैधिक और संवैधानिक। संवैधानिक जो संविधान में जुड़े हुए हैं या फिर इन्हें जोड़ा गया है संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद भाग में जिनका वर्णन है, और संवैधिक जो जिन्हें कानून के माध्यम से कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है। तो आधार ये है कि संवैधानिक जो है वो ज्यादा मोस्ट है, क्वेश्चन उन्हीं से आना है। संवैधिक जो है वो एक आधार है, एक पहचान है, अपेक्षा करके क्वेश्चन किससे आएगा, उनसे आएगा। तो आप समझ चुके हैं। संवैधानिक को सबसे पहले याद करें, जो स्पेशल है दोनों में उसको सबसे पहले याद रखें। बाकी तो पिछले सिलेबस का लिया हुआ है, STSC और मानवाधिकार तो वे आपको याद ही होगा। तो हम अगले पे आ जाते हैं। थोड़ा सा नीति आयोग को हम अभी रोक के चलते हैं, उसमें कुछ है नहीं बताने को। जैसे क्वेश्चन आता था योजना आयोग का वर्तमान अध्यक्ष या योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो नीति आयोग के प्रधानमंत्री 1 जनवरी 2015 से मोदी जी ने अपने थिंक टैंक के रूप में चालू किया है। जिला आकांक्षी प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका चल रहा है। हाल ही में इनने जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे एक रिपोर्ट दी है जिसमें केरल नंबर 1 पे आया है। सदस्यों की अगर श्रृंखला को हम जानने की कोशिश करें तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, एक आपके सचिव की नियुक्ति की जाती है, पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं, अल्पकालिक सदस्य रहते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य रहते हैं। वर्तमान में 2 सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, और जो आपके पूर्णकालिक सदस्य हैं, जो स्पेशल सदस्य हैं, जिसमें 4 मंत्री आते हैं, आपके गृह मंत्री, आपके वित्त मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। तो आप थोड़ा सा इसको एक बार देख लें, और शायद हो सकता है एक मंत्री और इस बीच में जुड़े। अगला आपका निकल के आता है मानवाधिकार। तो आप समझ चुके हैं, मानवाधिकार में सारे मानव, संपूर्ण मानव जाति में महिला भी आएगी, महिला में बच्चा भी आएगा, बच्चा में बच्चे ST SC OBC को भी भेद करने लगेंगे। तो ये 6 आयोगों को हम समझने वाले, थोड़े से ये गंभीरता से समझें, क्वेश्चन को बिगाड़ सकते हैं। तो पहला आता है आपका क्या, ह्यूमन राइट कमीशन या मानवाधिकार आयोग। तो ये क्या है, संवैधानिक ना होते हुए एक तरह से संवैधिक आयोग है, इसलिए सबसे पहले इसका एक विधान पारित होता है और उसके आधार पर फिर इस आयोग का गठन होता है। पिछले सिलेबस में आपको दिया था मानवाधिकार अधिनियम 1993। मानवाधिकार अधिनियम 1993 को पारित किया जाता है और उसी की धारा 3 के आधार पे, धारा 3 में सेंट्रल केंद्रीय स्तर पर और धारा 21 में राज्य स्तर पर, तो उसी की धारा 3 के आधार पर 12 अक्टूबर 1993 को हम राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर देते हैं।
मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993, इसी के आधार पर 12 अक्टूबर को 1993 को राज्य सेंट्रल मानवाधिकार आयोग का हमने गठन कर दिया। अब इसका थोड़ा सा इसको पकड़ने की कोशिश करें। इसके अध्यक्षों को सदस्यों को लेकर बड़ा विवाद है और समिति को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है बच्चों को, तो समझ लें। इसमें ऐसा बताया है, एक अध्यक्ष रहेगा, 5 सदस्य उसके साथ रहेंगे और 7 सदस्य जो है वो अलग से रहेंगे। 1 और 5 6 और 6 और आपके 7 12, तो 7 और 5 12 और 1 13। टोटल जोड़ा कितने का बनेगा? 13 का। सबसे पहले एक अध्यक्ष और 5 माने 6 ये हो चुके हैं और 7 बंदे और हैं अपने पास में, तो 12 और 1 13। अध्यक्ष के लिए बताया गया है कि अध्यक्ष आप किसी को भी बना सकते हो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश हो। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश, कार्यरत के पास कार्य ज्यादा है, इसलिए रिटायर्ड व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि रिटायर्ड होने पर व्यक्ति 65 साल से वहां से फ्री होता है, तो 70 एज लिमिट रखना बहुत से बहुत 70 मानी गई है। 5 साल के कार्यकाल को भी घटा के अब 3 साल कर दिया गया है, क्योंकि एज का अंतर निकल के आता है। तो 3 साल एज और अधिकतम 70 साल तक जो है व्यक्ति इसमें बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड। अब इसके अलावा इसके जो 5 सदस्य रहते हैं उन 5 सदस्यों को देखें, और 5 के बाद इसमें 7 सदस्य रहते हैं, उनको समझने की कोशिश करें। तो जो 5 इसके सदस्य हैं, जिसमें से 2 न्यायिक फील्ड से जुड़े हुए हैं और आपके 2 जो हैं वो विशेष रूप से मानवाधिकारों को जानने वाले हैं और एक महिला है, तो हम इन तीनों को मानवाधिकारों का जानने वाला समझ सकते हैं, और 2 न्यायिक फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक, एक सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या फिर रिटायर्ड न्यायाधीश को लेंगे, मुख्य नहीं न्यायाधीश, और एक राज्य स्तर पर राज्य हाई कोर्ट में रिटायर्ड या कार्यरत मुख्य न्यायाधीश को लेंगे। समझ रहे हैं? सिंपल न्यायाधीश फिर मुख्य न्यायाधीश, लेकिन वो सेंट्रल का था और ये राज्य का है। अध्यक्ष तो ही रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। 3 आप समझ ही चुके हैं, मानवाधिकारों से जुड़े व्यक्ति हैं। इसके अलावा 7 का एक और जोड़ा है पूरा, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार बुलाया जाता है काम होने पे। तो उसमें आपके 3 तो ये निकल के आते हैं, जिसमें ST, SC और OBC। ST, SC, OBC 3 का तो जोड़ा ये है, महिला और बालक, महिला आयोग के प्रतिनिधि, महिला आयोग के अध्यक्ष और बाल संरक्षण। 2 का जोड़ा ये है, एक है विकलांग वाला, दिव्यांगजन वाला, और एक आपका निकल के आता है अल्पसंख्यक आयोग। इन 5 के सदस्यों को, अध्यक्षों को आवश्यकता अनुसार बुलाया जाता है। तो 7 ये, 5 वो, 1 वो करके ऐसे करके 6 और 6 12 और 1 13 के जोड़े के साथ काम करते हैं। अगले इसकी अगर हम बात करें तो एज आप समझ चुके हैं, रिटायर्ड न्यायाधीशों को बुलाया तो एज ऑब्वियसली बात उनकी 65-66 से ऊपर रहती है, तो 3 साल का कार्यकाल 70 काफी है। राष्ट्रपति रेस्पेक्टेड, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन सिफारिश पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा की जाती है। दिल्ली में मुख्यालय है। पहले रंगनाथ मिश्रा सर जो है इसके पहले बने थे, और वर्तमान में हाल ही में चेंज हुए हैं NR मिश्रा। तो NR मिश्रा सर को याद रखें, और रंगनाथ मिश्रा आपको पहले से याद है। धारा 3 के अंतर्गत जो है वो गठन किया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार अगर होता है तो धारा 21 के अंतर्गत किया जाता है। एक विशेष समिति है जो इसकी सिफारिश करती है कि किस किस को आपको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो इसमें जो मुख्य नाम आता है वो प्रधानमंत्री का आता है, और प्रधानमंत्री के अलावा इसके अलावा 6 मेंबर और हैं, जिसमें एक आते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष, एक आता है आपका लोकसभा में विपक्ष का नेता। उस साइड जाओगे तो आप उपराष्ट्रपति को भूल जाओ, छोड़ दो। राज्यसभा में आपका उपसभापति और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो ये 4 बंदे इस टीम में हैं, और आपके एक कौन निकल के आते हैं? प्रधानमंत्री। अगला दूसरा हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अगला आता है आपका मानवों में, अब आता है महिला। तो महिला आयोग को समझेंगे, और महिला के बाद में शिशु या फिर बाल संरक्षण आयोग को समझेंगे। तो महिला आयोग की अगर बात करें तो 1990 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापना होती है। 90 का सबसे पहले अधिनियम आता है, महिला अधिकार अधिनियम, महिला आयोग अधिकार अधिनियम, और उसके बाद में फिर महिला आयोग की स्थापना होती है कब? 92 में, 31 जनवरी 1992। अगर टीम की बात करें तो टोटल 7 बंदों की टीम होती है, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में भी इसमें देखा जाता है, इसलिए टोटल ये 7 बंदों की टीम बनती है। 3 साल का कार्यकाल रहता है। अच्छा, जो गैर संवैधानिक है उनकी विशेषता ये भी है, समझने के आधार पे, ये सरकार के द्वारा व्यक्तियों को चुना जाता है। सरकार कहती है कि तुम बन जाओ। तो जो लोग चुनाव में हार जाते हैं, जिन लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी ऊपर पहुंचाना चाहती है या कुछ मलाई खिलाना चाहती है, उन्हें ST SC आयोग में, उन्हें महिला आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग में, बाल संरक्षण आयोग में, इस आयोगों में फंसा दिया जाता है।
तो इन सबके कार्यकाल 3 वर्ष इसलिए रखे जाते हैं ताकि सरकार जब तक पार्टी में रहे, सत्ता में रहे, तो कम से कम 2 व्यक्तियों को लाभ दे दिया जाए। अगर वह आयोग तो आप जानते हैं योग्यताधारी व्यक्तियों को दिया जाता है, तो 5 साल, 6 साल, 7 साल में सब योग्यता वाले हैं, लेकिन इनकी कोई विशेष योग्यता नहीं है, सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए हैं और कुछ विशेष मामलों के जानकार हैं, इसलिए इन सबके कार्यकाल कितने हैं? छोटे, 3 साल, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से है भी नहीं आयोग और इनमें काम चल भी जाता है। तो महिला आयोग आप जान चुके हो 1990 के अधिनियम के अंतर्गत तो इसकी स्थापना होती है और 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना है। 7 सदस्यीय टीम है, 3 साल का कार्यकाल है। केंद्र सरकार का माना जाता है कि केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करता है। मुझे लगता है ऑप्शन में थोड़ा सा विवाद हो सकता है, अगर एक्चुअल में मुख्यमंत्री था तो आप गलत लगाएंगे, अगर और कोई भी पूछता है तो आप गलत लगाएंगे। अगर क्लियर देते हैं ये कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार अगर क्लियर देते हैं तो आप लगाएं, या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल। समझ रहे हैं? सारे आयोगों की नियुक्ति कौन करता है? या तो राष्ट्रपति, राज्य स्तर पर है तो राज्यपाल। बिल्कुल गांठ बांध ले, सारे आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देते हैं? या तो राष्ट्रपति को, या राज्य स्तर पर है तो राज्यपाल को, फिर वह उसको संसद में, विधानमंडल में पेश करता है। लेकिन कभी कभी दिक्कत परेशानी क्या आ जाती है कि क्वेश्चनों को, आंसरों के क्रम में कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे के चक्कर में क्वेश्चन बिगड़ जाता है। तो अगर उसमें राज्यपाल ना हो तो आप फिर कोशिश करें कि हम क्या लगाने वाले हैं? केंद्र सरकार। और राज्य स्तर पर जो महिला आयोग है उसके लिए राज्य सरकार। और राज्य स्तर पर अभी हाल ही में कांग्रेस जाते जाते किन मैडम को नियुक्त करके गई हैं? शोभा ओझा। और केंद्र स्तर पर आपको नाम पता ही है, जिसमें वर्तमान में है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा से पहले आपकी ललिता कुमार मंगलम, उससे पहले आपकी ममता शर्मा, उससे पहले गिरिजा व्यास, सबसे पहली जो आपकी रही है जयंती पटनायक। तो आप ये महत्वपूर्ण नामों को याद रखें और जो है वो इसे याद करने की कोशिश करें। आप समझ चुके हैं कार्यकाल सरकारी आयोग है, इसलिए सरकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 वर्ष का कार्यकाल देता है। इसमें बहुत ही आलोचना की जाती है कि कार्यकाल छोटा है, इसलिए सही रूप से ये काम नहीं कर पाता है और परिवर्तन होता रहता है और मलाईदार लोगों को इस पर लाया जाता है। तो याद करने के लिए सिर्फ ये है कि 7 व्यक्तियों का समूह है, जिसमें 1 + 5 + 1 3 साल का कार्यकाल है। 31 जनवरी 1992 को इसे स्टैब्लिश किया गया। रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में है। उसके बाद आता है आपका बाल संरक्षण आयोग। तो शिशुओं के लिए बनाया गया है 2005 के अधिनियम के अंतर्गत। 2005 में इसका एक्ट आता है, याद रखें विशेष रूप से, और 2007 में बना दिया जाता है। तो साथ बच्चों के साथ खेलने जैसी बात है ये। 2005 का अधिनियम 7 में बनाया। इसका भी स्ट्रक्चर वही है, 1 + 5 + 1। एक अध्यक्ष, 5 सदस्यों की पूरी टीम रहेगी, एक जो सदस्य, एक सचिव को भी सदस्य के रूप में देखा जाएगा। और कार्यकाल की अगर इसकी भी हम बात करें तो 3 और 65। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष और 65 साल तक रह सकता है वो। और सदस्यों की अगर बात आती है तो 3 वर्ष और 60 साल तक रह सकते हैं। तो सदस्यों का कार्यकाल मुझे लगता नहीं है पूछेंगे। बाल संरक्षण आयोग बहुत छोटा है बड़े बड़े आयोगों के आगे, तो ये उम्मीद ना के बराबर है पूछने की। फिर भी याद रखें कि सदस्यों की कितनी है? 60 वर्ष। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है। दिल्ली में मुख्यालय है। प्रियांक कानूनगो वर्तमान में प्रमुख हैं और शांता कुमार सर इसके, शांता सिन्हा इसके पहले रहे हैं। प्रियांक कानूनगो को आप अभी याद रखें। ये एक क्वेश्चन आ सकता है। 1% आने की उम्मीद क्या है कि कोविड के दौरान ऐसे अनेकों बाल बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं, या फिर विलग हो चुके हैं, या फिर अलग हो चुके हैं। तो इसके लिए ये मुद्दा थोड़ा सा गर्म है, तो पूछ सकता है कि उनके लिए आयोग के द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ भी प्रकार के घुमा के पूछा जाए कि बाल संरक्षण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत बना? 2005 में। फिर 2007 में इसको जब ने एस्टेब्लिश किया। प्रियांक कानूनगो सर इसको आज वर्तमान में संभाल रहे हैं। सदस्य का है 60 वर्ष और अध्यक्ष का है 65 वर्ष। तो आप समझ चुके हैं। अब बालक के बाद में आता है आपका ST/SC। तो ST/SC और OBC, इन तीनों आयोगों का मूल कार्य यह है कि ST/SC OBC के हितों का संरक्षित करना, उन्हें अधिक से अधिक जो है वो पदों में, वरीयता में आगे लेके आना, उनके संबंधित योजनाओं पर सरकार को सिफारिश देना, उनके संबंध में कानून, वन अधिकार अधिनियम कुछ भी है तो उसे जो है वो उनके लाभ के लिए पहुंचाना। तो पिछली बार आपने पूरा पढ़ा है, तो श्रृंखला चालू होती है कि सबसे पहले ये संवैधानिक है कि संवैधानिक है। तो ये पहले समय में संवैधानिक रहा, लेकिन अभी वर्तमान में ये संवैधानिक है। संवैधानिक में अगर हम बात करें तो 338 में सबसे पहला आता है आपका अनुसूचित जाति। कौन सा आर्टिकल? 338। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति ST 338A। उसके बाद में OBC जो आता है आपका 338B। सबसे सरल OBC है और सबसे ज्यादा आने की उम्मीद इसकी है क्योंकि ये अभी बना है, तो आप इसको पहले समझ लें। अगर हम संविधान संशोधन के क्रम को देखें तो 123वां संविधान संशोधन क्रम में
लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखें तो 102वां संविधान संशोधन 2018, उसके अंतर्गत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और स्थान कहाँ पे दिया गया इसको? 338B में। इसका मूल कार्य क्या है कि ओबीसी की कैटेगरी का विश्लेषण करना, उस पर नजर रखना कि कौन किस स्तर तक आ चुका है। क्या क्रीमी लेयर की सीमा को ऊपर नीचे किया जाए, क्या ओबीसी आरक्षण को ऊपर नीचे किया जाए, तो क्या ओबीसी में एक कोटे के अंदर आरक्षण दिया जाए, उसके अंदर और आरक्षण के क्रम बना दिए जाए। तो इस विवाद को लेकर, मुख्य विषय को लेकर इसको हाल ही में बनाया गया है। 2018 में जो है ये बन चुका है। अब ये भगवान भरोसे है। याद करने के लिए बताया है कि भगवान लाल साहनी साहब इसको अभी वर्तमान में लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं। कार्यकाल इसकी भी वही कहानी है, 3 वर्ष और 70 साल वरिष्ठ जनों को लिया जाता है, इसलिए 3 वर्ष 70 साल इसका हाईएस्ट कार्यकाल है। दिल्ली राष्ट्रपति वगैरह आप सब इसके बारे में जानते हैं। अब बचे हमारे 2 आयोग जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला आपका निकल के आया एसटी और दूसरा आपका निकल के आया एससी। तो कहानी चालू होती है एसटी से। एसटी की अगर बात करें तो हमने पहले पढ़ा था अधिनियम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम आपका 89। उसके अंतर्गत ही, उसके आधार पर ही, उसके धक्के से ही 1990 में इसकी स्थापना की गई। आर्टिकल आप समझ चुके हैं, 338, 338A, 338B। तो ये कब बनता है? 1990 में। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये भी 7 सदस्यीय होने की बात करता है। 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 आपका जो आता है सदस्य सचिव। हाल ही में संशोधनों के द्वारा इनकी तारीखों में परिवर्तन किया गया है और इसे भी अब कैसा कर दिया गया है? 3 और 70। पहले ये 5 साल हुआ करता था, तो क्वेश्चन आप बिगाड़ मत देना इस बार। अब ये कितने पे है? 3 और 70 पे। नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रपति, राज्य स्तर पर राज्यपाल। और वर्तमान में जो इनके नाम निकल के आते हैं वो आप समझ के देख लें। हर्ष चौहान, अनुसूचित जाति के लिए अगर जो अभी नाम निकल के आता है वो कौन है? हर्ष चौहान। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो निकल के आता है विजय सांखला, सांखला या सांखल्य। तो आप इसको भी देख लें कि नाम हो सकता है परिवर्तन रहे, लेकिन ये मुख्य है। इनके आर्टिकल 100% पूछे जाना है और इनके वर्तमान नाम 200% पूछे जाना है और इनके फर्स्ट नाम 100% पूछे जाना है। तो आप सब में अंदाजा लगा लोगे, लेकिन कम से कम इनके नामों को पकड़ ले जो विशेष है, जिन पर बिगड़ेगी हमारी गाड़ी। जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल, तो भैया वो क्या है? आपको बिगाड़ो इसलिए आप उसको लगा लेना कि वो 66 वर्ष है। ठीक, फाइनल उसको कितना बढ़ाया? 66। यूपीएससी के बाद एमपीपीएससी का कार्यकाल, तो भैया वो 62 है। तो आप बस ये बिगाड़ने की कोशिश करो, इसलिए इसको थोड़ा सा बचा लेना। इनके सबके जब एक साथ दिखेंगे 3, 5, 7, तो आप इनके कार्यकाल भी बिगाड़ोगे। तो जो एसटी, एससी, ओबीसी महिला है, इनको हम 3-3 साल के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो बाद में निकल के आते हैं खाद्य संरक्षण और एनजीटी, इनको हम 5-5 साल के लिए दे रहे हैं। बाकी सब धमाकेदार हैं, दमदार हैं, वो 6-6 साल के लिए दे रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि समझ चुके हैं। इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है जिस पर ज्यादा बात की जाए। एसटी, एससी एक ही था, फिर बाद में एससी को अलग किया गया। अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया। 2003 में इनमें बिलगाव होता है और वहां से जो है इसको भी हम 338A में स्थान दे देते हैं। तो ये आ सकता है कि अनुसूचित जाति आयोग से पृथक होकर कब अनुसूचित जनजाति आयोग बना? तो भाई साहब 2003 में। ठीक, 338A के अंतर्गत 80। तो ये आप देख सकते हैं। अगला आपका निकल के आता है इसके बाद में सूचना, सतर्कता, एनजीटी और खाद्य संरक्षण। तो अब आता है सूचना आयोग। तो सूचना आयोग अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार 2005, आरटीआई बात करता है 2005 की। और इसके अंदर इसी संविधान को, इसी विधान को आधार बनाकर जो है वो 12 अक्टूबर 2005 को क्या करते हैं? ये एक आयोग बना देते हैं। इसकी आप जिम्मेदारी समझ सकते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक उन सभी सम्यक आवश्यकताओं की सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है और सरकार को इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ये आयोग प्रतिबद्धता करता है कि आप किस प्रकार से सूचनाएं दोगे। अगर जान माल की है तो 48 घंटे में, अगर सेना से संबंधित है तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार वाली है, किसी भी प्रकार के अपराध वाली है, किसी भी प्रकार के हित वाली है, सरकार के लाभ वाली है या नौकरी पेशा इनमें संबंध वाली है, अस्पतालों के संबंध में है, तो वो सारी सूचनाएं आपको दी जाएंगी जो मानव हित में है, जो प्रकृति हित में है, जो नैसर्गिक है। तो इसको आप समझ चुके हैं कि आरटीआई 2005 के अंतर्गत, और बना कभी 12 अक्टूबर 2005। सदस्यों की अगर बात करें तो बहुसंख्यक लिखा रहता है, लेकिन मूल रूप से 1+10 मुख्य सूचना आयुक्त एक रहता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त रहते हैं। कार्यकाल दिया है 3 वर्ष। नियुक्ति आप समझ चुके हैं, सारे की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और सबके मुख्यालय दिल्ली में है। विपरीत सारों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जिनके मुख्यालय भोपाल में होंगे। सिर्फ मुख्यालय के आधार पर अगर हम देखें तो हमारा एमपीपीएससी इंदौर में है, याद रखें विशेष रूप से, आप उसका पेपर देने वाले एमपीपीएससी इंदौर में है
और हमारा राज्य निर्वाचन आयोग तो भोपाल में होना ही है, लेकिन हमारा एजी ऑफिस महालेखाकार कार्यालय कहाँ पे है? ग्वालियर में, मोती महल। और एनजीटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय वे भी कहाँ निकल के आता है? भोपाल में। तो आप ये विशेष रूप से याद रखें, और बाकी तो सारे दिल्ली में जाना ही है। तो आरटीआई वाले इसकी बात अगर करें तो इसमें सबसे पहले जो रहे हैं वो रहे हैं बजात हबीबुल्ला। बजात हबीबुल्ला सर रहे हैं। वर्तमान नाम को आप थोड़ा सा देखें और एक बार कमेंट में करने की कोशिश करें कि वर्तमान में परिवर्तन हुए हैं या पुराने हैं। अब अगला इसके संबंध में बात ये निकल के आती है कि इसके लिए एक समिति गठित की जाती है विशेष, जो नियुक्ति करती है इनकी। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है। प्रधानमंत्री किसी भी कैबिनेट मंत्री को मनोनीत कर सकता है और एक विपक्ष के नेता को बुलाता है। ये 3 लोग जो है वो पूरी पार्टी के साथ में किसी भी व्यक्ति का नाम मनोनीत करते हैं, उठाते हैं और उसे राष्ट्रपति से सूचना प्राप्त करके आवेदित करवा देते हैं और उसकी नियुक्ति हो जाती है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता आवश्यक है, और दूसरा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगला जब सतर्कता आयोग आएगा तो उस कोई भी कैबिनेट मंत्री की जगह कौन आ जाएंगे? गृह मंत्री। क्योंकि सतर्कता आयोग, सीबीआई, ये सब किसके अंतर्गत कार्य करती है? गृह मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन यहीं से खुल चुका है कि अगला है सीबीसी। 1964 में संतानन समिति की सिफारिश पे यह स्थापित होता है। संतानन समिति बोलती है कि 64 प्रकार के इतने सारे भ्रष्टाचार चल रहे हैं, तो आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं एक सतर्कता, एक विजिलेंस कमीशन की स्थापना की जाए। तो ये विवाद भी चलता है कि यूपीएससी कहती है कि नहीं हम सबसे बड़े हैं, तो ये कहती है हम। तो एक तीसरी कड़ी जोड़ी है भ्रष्टाचार को निरोधित करने के लिए सतर्कता आयोग के रूप में संतानन समिति की सिफारिश 1964 में ये बन जाता है। और सबसे प्यारी और सबसे काम की बात है जो पूछी जा सकती है कि इसके सदस्यों का, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? 4 वर्ष। 4 वर्ष इसका अध्यक्ष का कार्यकाल है और अधिकतर ये 65 वर्ष तक रह सकता है। वर्तमान में संजीव कोठारी सर इसके प्रमुख हैं, इसके अध्यक्ष हैं या इसके डायरेक्टर हैं। और आप समझ ही चुके हैं समिति विशेष के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला आता है आपका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हम तीसरे ऐसे देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में जिनने पर्यावरण की ओर दृष्टिगोचर किया। लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए और केसों में लगातार पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता या फिर बिलगाव या फिर थोड़ा सा धीमा रवैया, इतने में नुकसान ज्यादा हो जाता था। तो एक तो हमारी न्यायिक व्यवस्था पर पुराने केसों का बोझ कम हो, और दूसरी बात पर्यावरण के प्रति अति शीघ्र तरीके से मामले का निपटारा किया जा सके, इसके लिए हम एनजीटी की स्थापना करते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 का एक्ट है और उसी के अंतर्गत आपका 18 अक्टूबर 2010, याद रखें 18 अक्टूबर 2010 को हम इसकी स्थापना कर देते हैं और लोकेंद्र सिंह पंटा साहब को पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है स्वतंत्र कुमार गोयल। वह भी बड़ी स्वतंत्रता से काम करते हैं और पर्यावरण के लिए एक से एक निर्णय देते हैं। और वर्तमान में हम जिस आदर्श को स्थापित करने में लगे हुए हैं उनका नाम क्या है? आदर्श कुमार गोयल। तो आप ये तीनों नाम याद रखें। एनजीटी पिछले ही साल पूछा है, पिछले साल पूछा था 2010, तो इसको इस बार भी याद रखें आप। अब कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि एनजीटी के ऐसे अनेकों मामले हैं जो हमारे लिए भी गंभीर हैं और वो कोई सा भी मामला पूछ सकता है। जैसे रविशंकर वाला मामला जिसमें उन्होंने दिल्ली में यमुना को प्रदूषित किया, जैसे उड़ीसा में पास्को स्टील फैक्ट्री वाला मामला, भोपाल में आपका बड़े तालाब के संबंध में भोपाल की जो आपकी पीठ है उसने मामला दिया, गंगा नदी के आसपास सफाई का संबंध, दीपावली पे पटाखों के संबंध में मामला। तो एनजीटी बहुत ज्यादा काम किए। इसमें आप विशेष रूप से याद रखें कि पर्यावरण के संबंध में जितने भी विधि हैं, लॉ हैं, कानून हैं, ये उन सबकी सुनवाई कर सकता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, केवल छोड़ आप किनको दें, एक तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को छोड़ दें और एक 2006 का है जिसमें पंचायत से संबंध है और जो कहीं ना कहीं आदिवासियों से जुड़ा है। इसके 2 अधिनियम आप छोड़ दें पर्यावरण के, 2006 का अधिनियम जो कहीं ना कहीं आदिवासी वन पर्यावरण से जुड़ा है और एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इन दोनों को छोड़ने के बाद जितने भी बचते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पानी जल संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, 5 से 6 जितने भी बड़े बड़े हैं उन सब में ये सुनवाई करता है और 6 माह में ये मामले को सॉर्ट आउट कर देता है, निर्णय दे देता है। पोल्यूटर पे का सिद्धांत करता है कि अगर तुम नुकसान प्रकृति को पहुंचाओगे तो तुम्हें हम नुकसान पहुंचाएंगे आर्थिक स्तर पे, और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगा के जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बताता है ताकि प्रदूषण कम से कम हो। तीसरा आता है आपका खाद्य संरक्षण आयोग। तो इसके संबंध में 2013 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आता है उसके बाद ये अस्तित्व में आता है और ये हम सेंट्रल वाला पढ़ रहे हैं, आप राज्य वाले पे गौर ना करें। जो सिलेबस में दिया है उससे ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन हमको सिर्फ और सिर्फ वह वाले सही करना है जो सबके सही होते हैं।
इस परीक्षा में निकलने का ये मूल मंत्र है कि जो सबका सही है वो मेरा सही होना चाहिए। इतने में आप 80 से 85 नंबर के पास पहुंचोगे। और जो स्पेशल क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बहुत ही कठिन है और बहुत ही जटिल है, वो सबका गलत होना है, वो किसी से नहीं बनेगा। इसलिए उन क्वेश्चनों के चक्कर में मत रहें आप कि नहीं कठिन पढ़े। आप ये सोचें कि भैया मैं 6 वर्ष और 5 वर्ष के कार्यकाल को बिगाड़ के ना आ जाऊं, भैया मैं नर्मदा की लंबाई 12-13 करके ना आ जाऊं। आप समझ रहे हैं? तो हम जो है वो बिल्कुल सैद्धांतिक रूप पर देखते हैं। 2013 खाद्य संरक्षण अधिनियम आयोग अधिनियम के द्वारा प्रावधान से स्थापित होता है 2017 में। 21 जुलाई को हम इसको स्थापित कर देते हैं। वही 7 सदस्यीय निकल के आता है 15+1 के रूप में। वो 5 साल 5 का कार्यकाल दे देते हैं। और ऐसा बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को एक बार या 1 से 2 बार सुनते हैं तो आपको बहुत हद तक आयोगों की जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वह समझ में आएगी। और याद करने की अगर मैं आपको बात बता दूं तो आप इसको घोट के याद करें, घोट के पिए। आयोग मुश्किल से 15 और 16 है। आयोग से अगर क्वेश्चन बिगड़ता है तो बहुत ही हानि, दुख, लाभ, बहुत ही नुकसान की बात है। और याद क्या करना है, जब पहले प्रारंभिक चरण में याद करें तो आप करें इनके कार्यकाल, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या, इनकी समितियां, कैसे कैसे किसकी नियुक्ति होती है। आप समझ रहे हैं? दूसरा मुख्य रूप से इनके आर्टिकल, इनसे जुड़े हुए पूरे आर्टिकल, इनसे जुड़े हुए पूरे भाग। और जब ये आप बिल्कुल सॉफ्ट चीजें याद कर लेंगे तो फिर निकल के आएंगे इनके अध्यक्षों की लिस्ट। अभी आपको जो वर्तमान और लास्ट वाला याद है, इसके बीच में आपको जाना पड़ेगा। पिछली बार पीएससी ने राज्य निर्वाचन आयोग के नाम पे अच्छे अच्छे लोगों की धज्जियां उड़ा दी थी। इसलिए आप क्या समझे कि सबसे पहले आप इनके कार्यकाल वगैरह सन वाली चीजों को याद रखें। दूसरा जो आपका निकल के आता है, अनुच्छेद अंदर जाके याद करें, भाग के साथ याद करें, अनुसूची के साथ याद करें। और तीसरा निकल के आता है किसकी लिस्ट। तो मैंने इसके संबंध में एक बेहतरीन ट्रिक बना रखी है लगभग हर आयोग के लिए। लेकिन मैं आज के लेक्चर में अगर आपको बताता हूं तो आपको लगेगा कि सीरियस के साथ सर ने कुछ मजाक की चीज भी पढ़ाई है। इसलिए आप कमेंट में लिखें, अगर आप बोलते हैं तो मैं सारे आयोगों की एक लिस्ट को आपके लिए अगले लेक्चर में 10 से 15 मिनट में हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। और उसमें भी वादा और आशा यही रहेगी कि आपको ये याद हो जाए। तो मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूं कि आपको याद हो चुका होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो आप उस पर सी बाय, क्रिस्टल क्लियर, या फिर यस सर, या फिर कुछ भी ऐसा लिख दे ताकि मुझे कमेंट में के माध्यम से पता चले और अगली वाली वीडियो को बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन। तो आशा है आप सब लोग समझ चुके हैं और कमेंट करके बताएं आपकी प्रतिक्रिया क्या है। जय हिंद, जय भारत।